अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासिर। प्रोग्राम में नाज़रीन बात होती है अवामी मसाइल के हवाले से और मुख्तलिफ मामलात पर प्रोग्राम में गुफ्तगू की गई। पिछले कई प्रोग्राम से सिलसिला जारी है, उनकी सियासी सूरत हाल के हवाले से बात हो रही है। मईशत के जो मामलात हैं उसके हवाले से खदशात बढ़ रहे हैं और पैगामात मौसूल हो रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ भी बल्कि उससे पहले भी कई प्रोग्राम्स में ये बात हो चुकी है कि यकीनन खदशात लाहक हैं, लेकिन सूरत हाल इतनी अबतर नहीं है जितनी बताई जा रही है। और इसमें बड़ी वजह बन रही है वो सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया के ज़रिए जो ख़बरें फैलाई जा रही हैं, और मैं इससे पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि इस वक्त बहुत ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पर ये जो सिलसिला मुख्तलिफ सियासी पार्टियों ने शुरू कर रखा है, उसमें एक जमात सर फहरिस्त है। ख्याल ये है कि उसका नाम लेने की अब ज़रूरत नहीं है। जो लोग इस्तेमाल करते हैं सोशल मीडिया या इंटरनेट तक उनकी रसाई है, वो ये बात बखूबी समझते हैं एक सियासी जमात जो है इसका किस तरह फ़ायदा उठा रही है और मुल्क में एक हैजानी कैफियत पैदा करने की कोशिश कर रही है। हमने इसके ऊपर अपने प्रोग्राम्स में बड़ी तफसील से गुफ्तगू की है कि ये सियासी मामलात और इख्तलाफात चलते रहते हैं और चलते रहना चाहिए। शायद जहाँ पर जमहूरियत असल शक्ल में बरकरार है, वहाँ पर इस तरह की सूरत हाल अमूमन रहती है कि एक दूसरे से नज़रियाती इख्तलाफ होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ सूरत हाल ये अक्सर मुख्तलिफ है। हमारे यहाँ जिस नौइयत के इख्तलाफात होते हैं और जिनको बुनियाद बनाकर सियासत की जाती है, शायद इसकी नज़ीर दुनिया में कहीं नहीं मिलती। और इसकी जो सबसे बड़ी वजह समझ में आती है वो ये कि हम सियासी मामलात तो बहुत दूर की बात है, शायद जो बुनियादी चीज़ें हैं, तालीम, वो हमारे पास क्योंकि नहीं है, तो यही वजह है कि हम इन तमाम मामलात को समझने से कासिर हैं। यानी कि इख्तलाफ रखने का भी एक तरीका होता है। अगर आपको किसी की बात से इख्तलाफ नहीं है तो यकीनन आपको उसकी बात सुननी भी है, समझनी भी है और बड़े मोहतात अंदाज में उससे इख्तलाफ रखना भी है। लेकिन यहाँ सूरत हाल अक्सर मुख्तलिफ है। हमारी शायद तरबियत में ये चीज़ शामिल है कि एक दूसरे से बरतरी ले जाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और यही वजह बन रही है कि जब सोशल मीडिया का, जैसे मैं बार बार तस्करा करता हूँ, तो ये वो मीडियम है जिसके ज़रिए पूरी दुनिया सिमट कर एक जगह हो गई है और आपकी बात बहुत दूर तक जाती है। और यही वजह बन रही है कि जो हमारे मामलात हैं जब दुनिया के सामने आते हैं तो इस पे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पूरी दुनिया में जग हंसाई का सबब बन रहे हैं हमारे मामलात। जिस तरह की हमारी सियासत और ख़ास तौर पे जो हमारे सियासी रहनुमा हैं, जिस तरह के बयानात दे रहे हैं और जिस किस्म की बातें हो रही हैं और ख़ास तौर पे जिस तरह के, जिस नौइयत के स्कैंडल सामने आ रहे हैं, पूरी दुनिया में जग हंसाई का सबब बन रहे हैं। बहरहाल इसके साथ साथ और दीगर मामलात हैं जिसके ऊपर अपने प्रोग्राम्स में गुफ्तगू की जाती है। उसमें एक मामला ऐसा है जिसके ऊपर अमूमन कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा गुफ्तगू की जाए, वो आपकी सेहत के हवाले से मामलात और तालीम के हवाले से। और बड़ी बदकिस्मती हमारी है इस मुल्क में रहने वालों की कि ये दो ऐसे शोबे हैं, सेहत और तालीम का, जिसके ऊपर पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा काम होता है। यानी कि हुकूमतें अगर गिरती और बनती हैं तो यही दो वजूहात होती हैं जिसकी वजह से कोई हुकूमत या तो मुंतखब हो जाती है या उसको लोग मुस्तरद कर देते हैं। तो बहरहाल इन मामलात पर गुफ्तगू करने की ज़रूरत है। इससे जुड़े जो मसाइल हैं उसको उजागर भी करना ज़रूरी है और उसके हल के हवाले से भी बात करना ज़रूरी है। तो कोशिश करेंगे इन तमाम मामलात पर आज गुफ्तगू की जाए। उसके साथ साथ जो दीगर सियासी मामलात है, हालात हाज़रा है,
उसके ऊपर भी प्रोग्राम में तफसीलन गुफ्तगू की जाएगी। बड़े ख़ास मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं। पहले मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को खुशामदीद कहूँगा और उसके बाद गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। सबसे पहली जो आज हमारी मेहमान हैं डॉक्टर प्रोफेसर हिना खान, हमारी प्रोग्राम में पहली दफ़ा यहाँ तशरीफ़ लाई हैं। शोबे तहकीक के हवाले से एक मुनफरिद मकाम रखती हैं और इसके अलावा बहुत सारी खिदमात आपकी हैं। मैं सबसे पहले तो उन्हें खुशामदीद कहूँगा और फिर दौरान गुफ्तगू उनसे उनके करियर के हवाले से, उनके अचीवमेंट्स के हवाले से ज़रूर गुफ्तगू किया जाएगी। डॉक्टर साहबा, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। दूसरे हमारे एक और बड़े ख़ास मेहमान प्रोग्राम में आप उन्हें हमारे साथ देखते हैं, उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, सियासी मामलात पर बात करते हैं। एक सियासी जमात पाक सरजमीन पार्टी से आपका ताल्लुक़ है, गुलबर्दा खान, उन्हें भी मैं खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया गुलबर्दा खान साहब प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपके साथ, जैसे मैंने गुफ्तगू के इब्तदाइया में एक बड़ी लंबी तमहीद बांधी है और वो ज़रूरी इसलिए होता है कि प्रोग्राम की इब्तिदा में ज़रा ये बात वाज़े कर दी जाए कि हम क्या कहने जा रहे हैं या क्या हमारा एजेंडा है। अपने प्रोग्राम के ज़रिए हमेशा कोशिश ये रहती है कि तालीम के हवाले से बात की जाए और ये वो शोबा है जिसको अक्सर इस मुल्क में नज़रअंदाज किया गया है। मैं चाहूँगा ज़रा इस हवाले से अपनी कोशिशों के हवाले से ज़रा सुनने वालों को आगाह कीजिए कि हमारे यहाँ पहले तो तालीम का एक फुकदान है और जो उसकी सूरत हाल है वो ऐसी है कि उसके ऊपर क्या कहा जाए। चाहूँगा ज़रा इसके बात हो जाए कि कैसा शोबे तहकीक से वाबस्तगी हुई, कैसे इस फील्ड में आई। जी थैंक यू। एक तो बहुत शुक्रिया आपका कि आपने प्रोग्राम में मुझे बुलाया और मुझे मौका दिया बात करने का इस प्लेटफॉर्म से। आपने जितनी गुफ्तगू की तमहीद बांधी उससे बिल्कुल मैं 100% एग्री करती हूँ। बहुत शुक्रिया। उसको सेकंड भी करूँगी बात को कि बेसिक चीज़ क्या है, तालीम। तालीम की कमी बहुत ज़्यादा, और स्पेशली अब इस वक्त जो हमारे मुल्क के हालात हैं और इस वक्त जो रनिंग टाइम पीरियड चल रहा है उसमें मेल और फीमेल दोनों ही इक्वल काम कर रहे हैं और एजुकेशन दोनों के लिए ही अब मैं कहूँगी इक्वली इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अब दोनों ही मिलके आपका इस वक्त समाजी और सोशल सारी चीज़ों को चला रहे हैं, मेल हो या फीमेल हो। मेरा ताल्लुक बेसिकली जो है वो सेहत के शोबे से है और मैंने उसी में बेसिकली मेरी जो ग्रेजुएशन है वो MBBS है माशाल्लाह। और आई एम डूइंग राइट नाउ, आई एम वर्किंग एज अ प्रोफेसर at Al-Tibri Medical College and Hospital from last 12 years. Mashallah. And also working as a Deputy Director Research and Postgraduate Affairs. Mashallah. इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत करिकुलम डेवलपमेंट के साथ, रिसर्च के साथ, इसके अलावा रिसर्च लैब्स के साथ मेरा कंसर्न है, कनेक्टेड है। तो मैं फ़िलहाल तो मैं एक बात कहूँगी कि इस वक्त हमारे जो वैसे ही मुल्क के हालात ख़राब हैं, लेकिन हमारा जो बच्चा है ना उस वक्त एजुकेशन को लेके बहुत परेशान है। मैं भी पेरेंट हूँ, मेरे भी बच्चे हैं जी। लेकिन क्या होता है जैसे ही बच्चा 9th और मैट्रिक करना शुरू करता है ना, माँ बाप की परेशानी शुरू हो जाती है ऐसे ही। और सबसे ज़्यादा टफेस्ट टाइम जो होता है ना वो इंटर वाला टाइम होता है। बच्चों को समझ नहीं आ रहा होता हम किस फील्ड में जाएंगे, हमने क्या चूज़ करना है। और अगर आप देखें तो टाइमली उन चीज़ों को हम मुश्किल बना रहे हैं। आए दिन आप देखते हैं बात होती है, MCAT का मसला आ रहा है, NTS के इश्यूज आ रहे हैं, पेपर्स के इश्यूज आ रहे हैं, बच्चे दोबारा पेपर दे रहे हैं, ये करें। तो क्यों ना हम ग्राउंड लेवल पे ही अपनी चीज़ों को बेहतर कर लें। अगर आप इंटर लेवल के एग्जाम्स को वो अहमियत नहीं देते कि बच्चे को दोबारा NTS के थ्रू एग्जाम देना पड़ता है, MCAT देना पड़ता है, एंट्री टेस्ट देना पड़ता है, तो अब अगर आप बेस ही अपनी स्ट्रॉन्ग कर लें कि आपका वही रिजल्ट इनकॉर्पोरेट करें जो पहले होता था। पहले ऐसे ही होता था, पहले डॉक्टर्स ही निकले क्या, पहले अच्छे लोग नहीं निकले, ज्यादा अच्छे लोग निकले। तो आप उसी की क्वालिटी को इम्प्रूव कर लें। दूसरा वो रट्टे की मीडिया से निकल आए। हाँ, बिल्कुल सही, ठीक है। आप जो कंस्ट्रक्टिव असेसमेंट मेथड है वो इस्तेमाल करें, ठीक है, ताकि आपका जो इंटर का और जो मैट्रिक का जो एग्जाम है ना वो इतना ऑथेंटिक हो जाए कि आपको उस रिजल्ट की बेसिस पे बच्चा एग्जाम दे। इस वक्त राइट नाउ मैं देख रही हूँ कि और जस्ट कमर्शलाइजेशन, एजुकेशन कमर्शलाइजेशन की तरफ चली गई। ठीक है, पहले माँ बाप बेचारे वो फीसें भरते रहे कॉलेजेस की, उसके बाद कोचिंग सेंटर्स की, फिर एप्टीट्यूड टेस्ट की तैयारी के लिए फिर बेचारे पैसे भरते रहे। बिल्कुल एक अजीब सी बच्चा एक जंग में 5-6 साल रहता है,
उसके बाद जाके उसको कोई चीज़ अचीव होती है, एडमिशन होता है नहीं होता, और अलग वो एक डिप्रेशन मैंने देखा है बच्चों में, बहुत डिप्रेशन है बिल्कुल ऐसा इस वक्त हमारे स्टूडेंट्स में, बहुत डिप्रेशन है बिल्कुल ऐसा, मोस्टली क्योंकि मेरा एकेडमिकली भी ताल्लुक है, क्योंकि हमारा जो है वो टीचिंग हॉस्पिटल है जी। और एकेडमिकली मेरा उस इंस्टीट्यूट से ताल्लुक है, तो मैं देखती हूँ डिप्रेशन बच्चों के अंदर इतना ज़्यादा है, बच्चे ओवर स्ट्रेस है एक तो। सेकेंड मैं आपको बताऊँ, मोस्टली मैंने एक बात देखी है, क्योंकि तकरीबन मुझे 14 इयर्स हो गए हैं इस फील्ड से कनेक्टेड, कि हम अपने बच्चों को उनकी मर्जी के हिसाब से फील्ड नहीं चूज करने देते। बिल्कुल ऐसा ही। और अगर जब मैं पहले दिन सवाल करती हूँ तो कितने बच्चे माँ बाप के या पेरेंट्स के प्रेशर से आए, तो आप यकीन करें मोर देन 50% स्टूडेंट जो होता है ना, वो प्रेशर से मेडिकल की फील्ड में आ रहे हैं, प्रेशर से आ रहे हैं, इनको भेजा जा रहा है, इसलिए कि हमारा पूरा खानदान डॉक्टर है, हमारी पूरी फैमिली डॉक्टर है, तो आप जो है डॉक्टर ही बनना है। बिल्कुल ऐसा ही। अब तो पता नहीं कहाँ कहाँ क्या क्या खुल गया है, फील्ड्स आ गई है, आप एक्सप्लोर तो करने नहीं। हम क्या करते हैं, वो शुरू से बच्चे के दिमाग में डालना शुरू, इंजीनियर डॉक्टर, इंजीनियर हमारी दो ही फील्ड रहेगी, और जो रिस्पेक्टेड भी रिस्पेक्टेबल भी समझी जाती है। और फीमेल्स का क्या होता है, करती हैं उसके बेचारी, फिर भी अब मैं देख रही हूँ 80% घर बैठ जाते हैं, 20% फील्ड में काम कर रहे हैं। मेरा ये बड़ा सीरियस कंसर्न है, मैं हमेशा ये बात कहता आया हूँ कि ख़वातीन में ख़ास तौर पर वो ख़वातीन और बच्चियाँ हमारी, अच्छा एक बड़ी तहकीक के शोबे से आपकी वाबस्तगी है। हमारी तहकीक ये बताती है कि पाकिस्तान में जो ख़वातीन हैं उनमें पढ़ने का न सिर्फ रुझान ज़्यादा है, बल्कि अगर आप उनका एकेडमिक कैरियर देखें तो वो लड़कों के मुकाबले में ज़्यादा बेहतर हैं, बल्कि कहीं बेहतर हैं, उनकी पोजीशन ज़्यादा हैं, उनके पास बहुत अच्छे वो है, दिमाग बहुत अच्छे हैं। लेकिन अफसोस के साथ कहना ये पड़ता है कि हमारे यहाँ उसको पढ़ने के बाद जब वो अपनी तालीम मुकम्मल कर लेती है, शादी के बाद घर बिठा दिया जाता है। अब इस सिलसिले को कैसे ख़त्म किया जाए, कैसे इसकी राह किया जाए? जी सही है, आपकी बात बहुत, ये बहुत बड़ा कंसर्न है जी। तो उसमें तो मर्द हजरात का ही रोल है जो घर बिठा देते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है, वो ससुराल वाले बाहर। बाकी मैं तो एक बात कहती हूँ कि ग्रेजुएशन तो माँ बाप करा देते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन जो होते हैं वो फिर आपके इन-लॉज ही कराते हैं। बिल्कुल ऐसा जैसे मेरी ग्रेजुएशन के बाद मेरी जितनी भी आगे मेरी एक्सेल है वो सारी की सारी मेरी इन-लॉज की और मेरे हस्बैंड की वजह से। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो सपोर्ट करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, बैलेंस फीमेल बैलेंस कर लेती है लाइफ को, और बहुत अच्छा बैलेंस, ज्यादा बेहतर कर, ज्यादा अच्छा बैलेंस कर। और मैं देखा है जो एजुकेटेड वुमेन है जो उसका काम करी, अगर आप उसका घर भी देखेंगे ना तो वो उसको ज्यादा अच्छा बैलेंस करके चला रही है। क्योंकि मेरी अपनी माशाल्लाह मेरे अपने घर में खुद हम सिर्फ 3 बहनें, हम तीनों ही डॉक्टर हैं, इसी फील्ड से कंसर्न है, तो तीनों ही का माशाल्लाह बैलेंस करके चला रहे। इसके अलावा मेरी जितना भी सर्कल है मैं देखा है बहुत अच्छा बैलेंस करके चला रहे हैं। लेकिन मेरी एक हाईली रिक्वेस्ट है, मेल्स को अपनी डोमिनेंसी को थोड़ा सा देखना चाहिए। मैं इस वक्त वुमेन एम्पावरमेंट की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि जो बंदा इतना पढ़ के आया है, जिसने अपनी लाइफ का एक टाइम गुजारा, रात भर जागा है, तवानाई इसके ऊपर, स्पेशली आपको पता है डॉक्टर्स की फील्ड कैसी होती है, 48 आवर्स बहुत टफ जॉब है, ड्यूटी करना, सारा दिन बाहर रहना, ठीक है, एक टाइम गुजारा उसने अपनी जो यंग एज का टाइम है उसे पढ़ने में गुजारा, आप उसको मौका तो दें। ठीक है, वो अपनी फिजिबिलिटी के हिसाब से फील्ड चुन लें, घर ना बैठे, उसको यूज तो करें, ठीक है। और फीमेल्स अगर सही बता रही हूँ, हर जगह मैं अगर देखूँ तो मेल्स के मुकाबले में फीमेल जो है वो ज्यादा अच्छा एक्सेल कर रही है, और बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग है, ठीक है। लेकिन हमारे सोशल जो सोसाइटी है ना, वो थोड़ा सा फीमेल को स्पेस दे एक्सेल करने के लिए। और जहाँ तक बात है रिसर्च की, देखिए मेरा कंसर्न रिसर्च से भी है, हम बहुत सारे ऐसी चीज़ों के ऊपर रिसर्च है, मैं सर्वे बेस्ड हमने किया भी है, जिसके थ्रू हमने मालूम किया। आप यकीन करें, मेरी अभी एक रिसेंटली एक मैंने रिसर्च की, फीमेल का वो हाल है, मैं आपको बता रही हूँ, हमारे हेल्थ वर्कर्स कितना काम करते हैं, बिल्कुल बहुत ज्यादा पोलियो से रिलेटेड काम करते हैं, इसके अलावा जो है वो बहबूद आबादी वाले काम कर रहे हैं, के अंदर अभी हमने देखा कोविड में काम कर रहे हैं सब में। लेकिन आप यकीन करें, एक कंसर्न सोसाइटी के अंदर कितनी सारी औरतों को हेल्थ वर्कर्स हैं सब है, लेकिन उनकी एजुकेशन रिगार्डिंग देयर मैरिज लाइफ, ठीक है, इसके अलावा फैमिली प्लानिंग के हिसाब से अगर मैं आपसे बात करूं, अब यकीन करें 70% को तो पता ही नहीं क्या चीज है, बिल्कुल ऐसा ही है। और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, पता ही नहीं है। डेवलप सोसाइटी के अंदर ये बिल्कुल जरूरी है कि उनको बेसिक एजुकेशन में शामिल किया जाए। मेरी रिक्वेस्ट है कि हम अपनी सोसाइटीज के अंदर
कुछ ना कुछ रिसर्च करके देखें कि उनके बेसिक हेल्थ इश्यूज क्या है, फिर उसके हिसाब से हम एक तो अपना करिकुलम भी डिज़ाइन करें ताकि जो हमारी कम्युनिटी प्रॉब्लम्स हैं, ताकि वो हमारा जो बच्चा है ना वो उसके लिए तैयार होकर बाहर निकले। हमने उसको बाहर नहीं भेजना, हमने अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से उसको तैयार करना है। बिल्कुल ठीक है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि बेसिक एजुकेशन के ऊपर काम करना है और ख़ासतौर पे ख़वातीन की एजुकेशन के हवाले से बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। और पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। यानी आप ये समझ लीजिए, जैसे भी कुछ देर पहले ये बात कही गई है कि पाकिस्तान में ख़वातीन में पढ़ने का रुझान बहुत ज़्यादा पाया जाता है और वो जिस शोबे में भी गई हैं वहाँ पर उन्होंने अपने आप को मनवाया है, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड फील्ड हो या किसी भी शोबे से वाबस्ता हो, हर जगह आपको नज़र आ रही है। लेकिन अफसोस के साथ कहना ये पड़ता है कि जब काम करने का वक्त आता है, जब डिलीवर करने का वक्त आता है, जब अमली मैदान में आने का वक्त आता है तो उनको उससे दूर कर दिया जाता है। और ये आखिर क्यों है? अच्छा, अब ये पहले तो ये होता था किसी ज़माने में कि जो दही इलाके होते थे वहाँ पर ये इस तरह की समझा जाता था कि लोगों की सोच ये है कि वो बच्चियों को घरों तक महदूद कर देते हैं। लेकिन यहाँ शहरी इलाकों में भी सूरत हाल ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है। अफसोस के साथ कहना ये पड़ता है, बड़े अच्छे पढ़े लिखे घरानों के अंदर भी ये चीज़ पाई जाती है, या ये सोच कहीं ना कहीं ज़रूर पाई जाती है कि जहाँ पर शादी के बाद काम करने से रोक दिया जाता है। ये वजह बन रही है जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा गैप आ गया। दूसरी एक और बड़ी अहम चीज़ है जिसके ऊपर बात करनी है, जो क्वालिटी एजुकेशन है, ये कितनी ज़रूरी है। यहाँ हमारे यहाँ कई तरह के तालीमी निज़ाम हैं। अब एक जो निजी शोबे के पास है जिसके ज़रिए वो लोगों को एजुकेट कर रहा है, और एक सरकारी जो तालीमी इदारे हैं उनके पास है। अब दोनों में एक बहुत बड़ा गैप है, एक फ़र्क पाया जाता है। इसके हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे और साथ ही दीगर मामला भी ज़ेर बहस आएंगे। एक ब्रेक के लिए कह दिया गया, एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, गुफ्तगू जारी रखते हैं। आप देखते रहेंगे प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू का सिलसिला जारी था, मुख्तलिफ मामलात पर गुफ्तगू हो रही थी, ख़ासतौर पर तालीम और सेहत के हवाले से बात हो रही थी। जो राइज निज़ाम है उसमें जो खामियां हैं या हाइल रुकावटें हैं उसको कैसे दूर किया जाए, गुफ्तगू जारी रहेगी। डॉक्टर प्रोफेसर हिना खान साहिबा तशरीफ़ फरमाएँ और उनसे बड़ी अच्छी गुफ्तगू अब तक हुई है और मज़ीद भी उनसे कुछ बातें होंगी। यहाँ पर गुलवर्दा खान साहब पाक सरज़मीन पार्टी से आपका ताल्लुक़ है, एक सियासी रहनुमा है, हमारे साथ मौजूद हैं। ज़रा उनसे भी कुछ सियासी नौइयत के मामलात पर गुफ्तगू हो जाए। खान साहब, ये फरमाइए कि जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं, नए साल की आमद है, और वो जो एक सिलसिला बीच में मुनक़ता हो गया था जिसमें सियासी गहमा गहमी बामे उरूज पर थी, बल्दियाती इंतखाबात की वजह से और आम इंतखाबात के हवाले से चमगोइयाँ हो रही थी, वो दोबारा से शुरू हो गई हैं। लेकिन मैं ये समझना मेरे लिए, और जो शहर कराची में रहने वाले लोग हैं या पाकिस्तान में जो रहने वाले लोग हैं जो पैगामात हम तक भेजते हैं, पहुंचाते हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि जो सियासी जमात है पाक सरज़मीन पार्टी, जो गुज़िश्ता सालों में बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक थी, काम करती हुई नज़र आ रही थी, बयानात देती हुई नज़र आ रही थी, वो क्यों इतनी ज़्यादा खामोश है? क्या किसी सियासी मसलिहत का शिकार है या किसी सिग्नल के इंतज़ार में है वो भी कि कोई अगर सिग्नल मिले तो अपना काम शुरू किया जाए? क्या सिलसिला है, क्या अंदरूनी कहानी है, ज़रा ये फरमाइएगा जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो यासिर भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमें मदऊ किया, और आपके चैनल का, आपका टीम का। देखिए, बार बार ये बात तस्करे हुए इस नुक्ते के ऊपर जी कि हम समझ रहे थे पहले कि मैं एक पठान होने के नाते कि यहाँ शहरों में बड़े ग्रेजुएट और तालीम याफ्ता लोग रहते हैं, और बजाय देहात के उनके पास ये नॉलेज बहुत ज़्यादा होता है, एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा होता है कि कोई बंदा क्या है क्या नहीं है। जी। लेकिन अभी जो वास्ता हमारे शहरों से पड़ा, यहाँ पर आए हम लोग, तो दोस्तियाँ हुए, ताल्लुक़ हुआ हमारे भाइयों से, उसमें चाहे हर कास्ट के लोग हुए, लेकिन एजुकेशन जो एजुकेटेड लोग हैं, लेकिन बदकिस्मती से ये है कि उनको तो उन्होंने तो भाई ने तो किताबें तो पढ़ी हैं,
एजुकेशन उन्होंने किया है, ऑक्सफोर्ड किया है, PhD किया है हर चीज़ में, लेकिन उनको इंसानों की पहचान अभी तक नहीं हुआ पाकिस्तानी कौम को आज तक। ठीक है, वो इस वजह से कि जब सन 1947 से जब ये मुल्क बना ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम से जी, और यहाँ पर ख़ास कर मैं आपको एक बात बताऊं कि जो उर्दू स्पीकिंग, जो उर्दू बोलने वाले लोग भाई है, उस लोगों ने माइग्रेट करके यहाँ आए और वाहिद कौम उर्दू स्पीकिंग है जिसकी कोई ज़री ज़मीन नहीं है यहाँ पाकिस्तान में। पठान की है ज़री ज़मीन, सराइकी का है, पंजाबी का है, बलोच का है, वाहिद कौम उर्दू स्पीकिंग है जिसकी ज़री ज़मीन नहीं है। और वाहिद कौम है वो जो आए वहाँ से जो उस लोगों ने अपना कब्रिस्तान, अपनी कब्रें, अपने घर बार सब छोड़ करके वो इस मुल्क में आए, यहाँ आबाद हुए। और जब आए हुए कारादर मिटादर में आबाद है, आज तक उसी फ्लैट में वो लोग रहायश पजीर है। लेकिन ये सब कुछ होने के बावजूद एक तो सवालिया निशान ये है कि सब पाकिस्तान में सबसे एजुकेटेड कौम यही कौम है और इनको अभी तक बंदूक की और अपना जो लीडर है इनका तमीज़ क्यों नहीं रहा। सवालिया निशान तो एक कि तमीज़ क्यों नहीं रहा। अभी आप देखें कि 35 सालों से तो भाई कहानियाँ सुनते थे और कुरान में के अज़कार आए हैं, अल्लाह ने खुद फरमाया जो कौमें तबाह हुआ था उस लोगों ने तो अपनी मदद हाब के तहत गुनाह करते थे। बिल्कुल ऐसा ही है। अभी फिरौन को तो बिन इसराइल ने उनको माना था भाई, उनको एक्सेप्ट किया था, तो इस वजह से उसने खुदाई का दावा कर लिया। वो तो इतना पावरफुल तो नहीं था, वो तो एक आम इंसान था। तो हर कौम आज यहाँ पर अगर कोई हम पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता है, जिस पार्टी ने जिस कारकुनों ने जिसको बादार बनाया है तो उसी को तो रिस्पेक्ट कर देते, वही वो आकर के उनके ऊपर जुल्म करते। कहने का मकसद ये है कि इसी एजुकेटेड को अभी जैसे हमारी बहन बात कर रही थी कि भाई तालीम बहुत ज़रूरी है, ख़वातीन की शोबे में बहुत ज़रूरी है। भाई तालीम ज़रूरी, लेकिन तालीम के साथ मैं कहता हूँ इल्म ज़रूरी है ताकि उनके पास इल्म आ जाए, नॉलेज आ जाए, उनके पास अपना शहर को बल्दियात में अभी इंतखाबात अगर आप बल्दियाती इंतखाबात फॉर एग्जांपल हाज गया, हाज किसी पार्टी ने जीत लिया, हाज उसके नाजिम एडमिनिस्ट्रेटर या मेयर बन गए तो वो किसके अंडर होंगे। खान साहब ये आपकी बात से मैं समझना, क्योंकि मैं तो बड़ा कम अक्ल आदमी हूँ, बड़ा कम फैम मामला को इतना समझता भी नहीं हूँ, दुनिया का इतना पता भी नहीं है मुझे, लेकिन मैं देखता हूँ कि एक जमात है तहरीक इंसाफ, गालिबन उसका नाम है, अब उसके बड़े फॉलोअर्स हैं, उसमें मैं देखता हूँ अक्सर पढ़े लिखे लोग भी नज़र आ जाते हैं और इस तरह दीगर जमातों के अंदर भी हैं। क्या मैं आपकी बात से ये समझूं कि वो जितने भी लोग हैं उनको सही गलत का पता नहीं है, तभी वो आपकी पार्टी को नहीं चुन रहे? इससे क्या मतलब समझा जाए, क्योंकि समझना मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है। जैसा भी आपने बात की कि अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन उसके बावजूद इन लोगों के पीछे क्यों इनको सपोर्ट करते हैं? क्या वो इमरान खान को या दीगर जमात? जी मैं समझ गया है सिर्फ भाई बात ऐसे कि इमरान खान साहब की पार्टी में या PTI में जो लोग जा रहे वो उनकी मोहब्बत में नहीं जा रहे, वो फजल रहमान से इख्तिलाफ करने के मुतजाद जा रहे हैं। आप ये समझ? हाँ, वो नून लीग से इख्तिलाफ रखने के बावजूद जा रहे हैं, वो इसी तरह पीपल्स पार्टी से इख्तिलाफ रखने के बाद रहा हमारी पार्टी की बात रही हमारी पार्टी की बात कराची की मैं बात करता हूँ। कराची बिल्कुल ये जो अगर 2018 में लाडले को न लाता तो ये वोट तो सारा हमारा था। कराची की बात कर रहा हूँ मैं, ये वोट तो सारा हमारा था। यहाँ पर तो हमारी पार्टी पाक सरजमीन पार्टी के अलावा यहाँ पर कोई पार्टी है नहीं जो इस शहर को चलाए, जो इस सिटी को गरीब मिडिल क्लास लोगों को उनके हकूक दे। कोई पार्टी है नहीं यहाँ पर। लेकिन उन्होंने जो उन्होंने अल्फाज खान साहब ने दोहराए थे कि मैं पता नहीं क्या क्या करूँगा, उसको तो बार बार हर चैनल पे लोग दोहराते, उसको छोड़। कहने का मतलब ये है कि हमारे यहाँ कराची के बाशिंदों ने ये सोचा कि भाई ये जो एक तो RTA सिस्टम बैठ गया, एक दूसरे वो लाडला था, तीसरा भाई वो आ गया, आज वही लाडला गले की हड्डी बना हुआ है भाई उन लोगों के लिए। और जिस लोगों ने इस मुल्क को चलाए, सियासी लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, जो अभी मैं अखबार में बयान देख रहा था आपके स्टूडियो में बैठ करके, जरदारी साहब कहते हैं कि भाई पंजाब को हमने बचाना है, पंजाब के ऊपर हमने वो करना है। वो भाई अल्लाह का खौफ करो साहब,
आप अपना सूबे की, अंदरूनी सिंध की, लाड़काना की, दादू की, नवाब शाह की हुकूक तो पूरा कर दो, आप NFC अवार्ड को पीपसी तो कर दो, आप यहाँ पर कुछ तो दे दो अक़वाम को। आप क्या पंजाब, कहने का मतलब ये वही बात हुआ है कि इनको सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म शिप का पड़ा हुआ है। ये 3-4-5 पार्टियों को, उसको तो कराची वालों को मैं एक आवाज़ लगा रहा हूँ पाक सरजमीन पार्टी के प्लेटफार्म से और आपके चैनल की तवसुत से कि भाई आपको क्या गर्ज है वज़ीर-ए-आज़म बनने से? आपका तो 21-22 सीटें टोटल, वहां पर तो 200 सीटें। आपको, आपके सिर में कहां से दर्द है कि भाई आप उठ करके जो से झंडे उठा रहे हो कि भाई अभी जरदारी साहब ने आपको छोड़ करके उसने वज़ीर-ए-आज़मशिप के लिए जो से अप्लाई किया हुआ है सुबह को छोड़ करके, आप तो अपना गटर मिला पानी जो आप पी रहे हो, आपके घर के अंदर जो कचरा पड़ा हुआ है वो नहीं उठ रहा है, आपके हॉस्पिटल में आपके हुकूक नहीं दिए जा रहे, आपको पुलिस वो तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे रहे डाकुओं से, चोरों से यहाँ पर, तो आप तो इनसे निपटो ना। वो जो मामलात है हमारे जो जिसको बड़े कर देते हैं वो चले जाते हैं पंजाब की सियासत पर और वफाकी सियासत पर उनकी नज़रें होते हैं। हमारे तो लोकल मसले, हमारे तो लोकल मसले बिल्कुल दरपदर हो चुके हुए भाई। बल्दियाती इंतखाबात से मसला हल हो जाएगा। ये सब में किसी का भी कसूर नहीं है। सबसे ज्यादा कसूर कराची के आवाम के 3.5 करोड़ आबादी का है जो इनको मुंतखब करके लाए। जो ओ भाई यहाँ तक अभी इनकम ने मरदमशुमारी किया, उसने 1.5 करोड़ आबादी शो किया, 1.5 करोड़ आबादी शो किया। नहीं, एमकेएम ने नहीं किया मरदमशुमारी, वो तो वफाक ने किया। वफाक ने किया, इन्होंने तो इमरान खान आवाज साहब तो उठा दी ना, वो केटो बोर्ड कर दिया ना, वो केटो बोर्ड तो कर दिया। अभी आप घर में 10 बंदे हो, आपको राशन 5 बंदों की मिल रहा है। नहीं तो करते भी क्या करते ना, इससे ज्यादा और क्या किया जा सकता है? आपके ख्याल में क्या जलाओ घेराव किया जाता? देखो हमारे जलाओ घेराव की बात नहीं है भाई, जलाओ घेराव कर नहीं सकते है। ये जो कुछ हो रहा था वो एक दूसरा प्लानिंग पर हो रहा था, ठीक है। वो जो 3 मार्च 2016 के बाद, लेकिन वो तो आज भी जब किसी से डायलॉग करते हैं, मुआहदा करने जाते हैं तो ये शर्त तो पहले रखी जाती है। अनीस कायम खानी और मुस्तफा कमाल ने जब बात की, फिर तो कोई करके दिखावे ना। अमलन क्या हुआ? मसला ये है कि बात तो सही है, आपकी बात दुरुस्त है जी। जैसे आपने कहा कि उन्होंने लिख कर दे दिया कि इख्तिलाफी नोट उन्होंने लिख कर दे दिया कि हमारे इसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मैं वही आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि तो वाहिद सियासी जमात रह गई है जो कम अज़ कम आज तारीख तक बात तो कर रही है, या वही है जो अभी इल्हाक करने गए हैं उसके अंदर शराइत के अंदर उन्होंने ये चीज़ शामिल रखी कि मरदमशुमारी इसकी ठीक करवाई जाए, हल्का बंदियों का मसला हल कराया जाए, उसके बाद मामला। और अभी भी वो ये बात कर रहे हैं कि अगर बल्दियाती इंतखाबात कराने जाते हैं तो हल्का बंदियों का मसला हल करें। वो एमकेएम के अलावा कौन सी जमात है जो ये बात कर रही है? मैं आपके पास से तो ये नहीं सुना कि आज कोई बयान अगर इसके हवाले, हाँ माजी में दिए बयान, आज कौन सा इसके ऊपर स्टैंड लिया है कि ये जो बल्दियाती इंतखाबात में आप जा रहे हैं करवाने? मेरे पास कराची के हुकूक के लिए, कराची के किरदार के लिए जो मैंने इनके खिलाफ बात की है, मैंने तो वो बात कर ली जो यहाँ पर कराची में कोई माइक हलाल नहीं कर सकता था। नहीं वो बात हाजी साहब, मैं आपकी बात बिल्कुल नंबर एक। दूसरी बात है बिल्कुल, मैंने जो काम किया है, अवामी हुकूक की बात है वो तो करना जरूरी है ना। ओ भाई अवामी, देखो ना, अवामी हुकूक के लिए तो हम उठ कर क्या है यार, हम अवामी हुकूक के लिए तो है। हमें क्या जरूरत था? सेनेटरशिप मिला था, वजारतें मिले थे, आराम से बैठे थे बाहर मुल्क में, भाई हमें क्या जरूरत है हिस्को में भागने की, गली कुचों में भागने की? अच्छा ये क्या जरूरत है? ये हर सियासी जमात का रहनुमा मैं आजकल देखता हूँ कि वो यही बात करता है कि जैसे एक और पार्टी है जिसके साबिक वजीर आजम, वो तो कहते हैं मैं बाहर रहता था, मैं कमेंट्री भी कर सकता था, मैं पैसा भी कमा सकता था, मुझे क्या ज़रूरत पड़ी थी, मैं यहाँ पर आया था। तो बातें तो सारी यही कर रहे हैं, इसमें कौन सी कोई नई बात है? उनके अंतड़े किधर पड़ी थे ये बताओ? किसके? उनके हंथड़े, जो पेट के हंथड़े थे वो किधर पड़े थे? वो भी बाहर पड़े थे। हमारे तो हंथड़े भी बाहर थे, हम तो सब बाहर था। उनके तो हंथड़े यहाँ पर गिरे हुए भाई, वो तो जा नहीं सकता है, वो तो जा नहीं सकता है। वो अगर बात कर, मेरे यहाँ पे क्या था, मुस्तफा कमाल की यहाँ पे क्या था? कोई पंप दिखाओ, आप कोई मिनिस्टर उसका दिखाओ, आप कोई उनका जायदाद दिखाओ, आप उनके कोई केस दिखाओ, आप उनकी कोई मजबूरी दिखाओ। यहाँ पर क्या था? मौका मिला था किसको? मुस्तफा कमाल साहब को। किस चीज का? ये जो सारी चीजें अभी आपने जिसकी निशानदेही की है ये बनाने का। नहीं तो क्या पाकिस्तान में तो सिर्फ महफूज वही है ना, जैसे मैं आज तारीख तक ईमानदार हूँ ना, तो उसकी वजह ये है कि मेरे पास मौका नहीं है। आप लोगों ने, कल मुझे अगर कोई सेनेटरशिप की ऑफर कर देगा तो उसके बाद की भाई, कोई हमें तो चोरी नहीं, डाका मारने का मौका था, हम लोगों ने तो नहीं किया, अल्लाह के बंदो। चलिए ठीक है, ये तो अपना लाइटर नोट हल्के फुल्के अंदाज में जरा छेड़छाड़ जरा खान साहब से चलती रहती है, तो ये मामला इसके ऊपर गुफ्तगू होगी। ज़रा मैं डॉक्टर साहबा की तरफ वापस आता हूँ। डॉक्टर साहबा, अब जैसे कुछ देर पहले आपने
तस्करा किया, अब ये सियासी मामला हो ना बड़े उलझाव का शिकार है, ज़रा सुबह वक्त कोशिश करते हैं इनको सुलझाने की। गुलबर्दा खान साहब बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं, हमें समझने का मौका मिलता है, तो उनसे ज़रा ये समझ रहे थे। लेकिन ये जो बेसिक एजुकेशन, ख़ास तौर पर भी आपने एक ब्रेक में तस्करा किया बच्चों में डिप्रेशन के हवाले से, ये हमारे लिए बड़ी परेशान कुन बात है, बड़ी सूरत हाल है कि अगर ये नौजवान बच्चों में जो नशे का रुझान बढ़ रहा है, जो ये अद्वियात का इस्तेमाल, ड्रग्स लेने का, मुख्तलिफ एंटी डिप्रेसेंट्स का इस्तेमाल बढ़ रहा है, इसकी क्या वजह समझ में आ रही है? और आप क्योंकि इससे वाबस्ता हैं, काम कर रही हैं इस मसले को हल करने के लिए, मैं चाहूँगा ज़रा इसके बारे में भी बताइए। जी, आजकल बात है ना, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है बच्चों के ऊपर। जी, पहली बच्चा जो है वो एक लेवल तक पहुंचने के लिए इतना स्ट्रेसफुल 4-5 साल गुजार के आता है। जी, जी, ये एग्जाम, वो एग्जाम, वो एग्जाम, बिल्कुल। तो जब वो इंटर हो जाता है उसके बाद फिर एक तो वही वाली बात है ना कि अपनी मर्जी की फील्ड चूज नहीं करते। जी, फिर प्रेशर, फैमिली प्रेशर्स होते हैं, फिर कुछ इन्वायरमेंटल प्रेशर्स भी होते हैं। हर जगह का माहौल, हर जगह का एजुकेशनल इन्वायरमेंट एक जैसा नहीं होता। कहीं कहीं कुछ एकेडमिकली अगर देखें, कुछ हमारे असातिज़ा भी हैं जो इसमें ऐसा रोल मॉडल के तौर पे अपना काम प्ले नहीं कर रहे, अपना जो उनका एक एक्ट होना चाहिए उस तरह नहीं कर रहे। वो भी बच्चों को एक डिप्रेशन की तरफ लेके जाते हैं। बच्चों के साथ अच्छा प्लस ये सोशल मीडिया जी, इसने तो वो जो ऑनलाइन क्लासेस के नाम पे हमने जो खुद इसको मोबाइल को उठा के अपने बच्चों के हाथों में पकड़ा दिया, बिल्कुल ऐसे ही, जो हम नहीं देने को तैयार थे। अब जब वो चला गया, अब तो अभी तक जो है वो होमवर्क भी उस पे आ रहे हैं, हर चीज वो उसी के ऊपर आ रही है। ठीक है, प्लस ये जो कनेक्शन बनाते हैं ना बच्चों का, ये मोबाइल के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, ये जो कनेक्शंस है ना, अच्छे पॉजिटिव कनेक्शंस कम होते हैं, नेगेटिविटी ज्यादा है, आपको पता है। बिल्कुल ऐसा ही। और आजकल चीजों की अवेलेबिलिटी इजी हो गई है, ऐसे ही एक्सेस बहुत आसान हो गया है, इतना एक्सेस आसान हो गया है। मैं आपको बहुत छोटी सी बात बताऊं, नाम नहीं कोट करूंगी, लेकिन आप स्कूल्स के बाहर, स्कूल हो, कॉलेजेस हो, यूनिवर्सिटीज हो, आप बाहर निकल के देखें, बच्चे कॉलेज की प्रीमिसेस के बाहर वैप पी रहे होते हैं। हाँ, ये मैं क्लास शिकायत आई है कि क्लासरूम के अंदर भी बच्चे क्लासरूम के अंदर भी वैप पी रहे होते हैं। अब वो एक लाता है, वो दूसरे को ट्रांसफर करता है, दूसरे से तीसरे को ट्रांसफर हो जाता है। ठीक, इवन दो कि हम तो हेल्थ रिलेटेड लोग हैं ना जी, हमारे अपना स्टूडेंट जो है वो स्मोकिंग और इन सब चीजों के अंदर है। मैंने इजीली अवेलेबल हो गई चीजें, बहुत ज्यादा इतनी आसानी से अवेलेबल है। आप यकीन करें, 4th क्लास 5th क्लास के बच्चे को पता होगा कि ये चीज कहाँ मिलती है। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, दे नो व्हाट इज ब्लैक मार्केट। हाँ, एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक, आपके ये गेम्स हैं, इनके थ्रू बच्चों का दिमाग इतना, उनको ब्लैक मार्केट और ओपन मार्केट इन चीजों का पता चल गया। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, डिप्रेशन होगा, बिल्कुल होगा डिप्रेशन बच्चों में। हम क्या करते हैं, बच्चों को स्ट्रेस दे देते हैं, पढ़ो, कहीं नहीं जाना, उससे नहीं मिलना। आपकी बात पे कथा कलामी के माजरा चाहूँगा मैं। आजकल क्योंकि फिटनेस के हवाले से थोड़ी सी काम करता हूँ, तो मेरे पास अभी बहुत ज़्यादा केसेस आए जिसमें जो 15 से 18 साल की उम्र तक के बच्चे हैं, ख़ासतौर पे जो भी स्टूडेंट लाइफ में हैं, ओबेसिटी के मसाइल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। और उसकी वजह जब मैं उनसे बात करता हूँ तो पता ही चलता है कि एक बच्चा कहता है मैं रात को 3 बजे खाता हूँ, मैं रात को 4 बजे खाता हूँ, जब मुझे ब्रेक मिलता है तो मैं उस वक्त खा लेता हूँ। और वो क्योंकि एक्सेस आसान हो गया है, वो एक फ़ोन कॉल के ऊपर खाना आपके घर पर आ जाता है, जो भी आप चाहें। तो ये बहुत बड़ी वजह बन रहा है कि जिसकी वजह से ओबेसिटी भी बढ़ रही है। और फिर वो जाहिर है कि जब ओबेसिटी बढ़ेगी तो और बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, और ख़ासतौर पे फीमेल्स में बहुत ज़्यादा इश्यूज हो जाते हैं। वो बच्चियों को शायद इस चीज़ का इल्म नहीं है अभी, तो ये भी एक कल्चर डेवलप हो गया है। जो एक्सेस की बात हो रही है बहुत ज़्यादा आसान, हाँ आसान है। दूसरा आप देखें, हमारे यहाँ अभी जैसे इन्होंने बात की, कराची की बात कर रहे थे सर, तो आप मुझे खुद बताएं, कराची के अंदर इस वक्त इंटरटेनमेंट क्या है? कुछ भी नहीं है, सिर्फ ईटिंग है। हम क्या करते हैं, अच्छा कहीं जाना है, चलो भाई बाहर खाना खा लो, वहाँ खा। सारे मसाइल हैं, कितनी क्राइसिस में हम, लेकिन आप मुझे बताएं कौन सा ऐसा रेस्टोरेंट है जो खाली मिलता है आपको रात को? इवन के आप जो है ना वो वेटिंग में बैठते हैं, जाके यही है, 1 घंटा आपको वेटिंग में बैठना पड़ता है। कॉन्स्टेंटली जो है हम बाहर का फूड, बाहर के फूडी हो गए। बच्चों के पास पैसे हैं, बच्चे बाहर जा रहे हैं, वहाँ जा, हमें याद है हमारे जमाने में इतनी चीजें नहीं थी। ठीक है, इवन हमारा मोबाइल भी एंड ऑफ ग्रेजुएशन ही हमें मिला है जाके। जी, बिल्कुल। ठीक है, अब तो घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे, सारा दिन बाहर।
और कोविड की वजह से तो ऑनलाइन, तो अब तो आपको चीज़ बुजुर्ग भी online मंगा हो लेते हैं घर पे जो ऐसा खाना ही होता ऐसा ही है, सब कोई कुछ आ मसला ही जाता नहीं है। ठीक है, बेसिटी की बात की, बिल्कुल सेडेंट्री लाइफ स्टाइल है, कंप्यूटर बैठे रहो। मैं इवन कि हम अपनी बात भी करते जी हैं, जी। हम कितनी देर 6 to 7 आवर्स 8 आवर्स हमारे लैपटॉप पे गुजरते हैं। ठीक है, काम कर रहे हैं, मुस्तकिल काम करें, सारी पढ़ाई सारी एजुकेशन आपकी जो है ना वो लैपटॉप पे बैठे हैं, पढ़ रहे हैं, बुक्स हैं पढ़ रहे हैं, वॉक नहीं है, ईटिंग हैबिट्स ख़राब है, बाहर का खा रहे हैं। प्लस इस वक्त मैं रिक्वेस्ट करूँगी हाईली कि चिकन अवॉइड करें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक तो है। ये बड़ा एक और हेल्थ आपने इशू फीमेल बन की गया, बात बिल्कुल ऐसा की, ही है जी। फीमेल ओबेसिटी इस वक्त बहुत कॉमन है, और फीमेल में पॉलिसिस्टिक ओवरीज बहुत जो ज़्यादा केसेस जो कि सामने आ रहे हैं, इनफर्टिलिटी का कॉज है लीड करता है मेल। एग्जैक्टली। और आप यकीन करें इस वक्त 12 से 13 साल 14 साल के बच्चों के अंदर भी ये इश्यूज आ रहे हो हैं, रही है बिल्कुल और हमारे बच्चे खाते ही सिर्फ चिकन है। ऐसा ही है। ठीक है, तो ये चिकन फिलहाल तो अवॉइड करें, जितनी जी। भी ये डेयरी प्रोडक्ट्स हैं इसको देख के इस्तेमाल करें, कम कर दें। मैं ये नहीं कह रही बिल्कुल कट डाउन करें, लेकिन आप कम कर सकते हैं, आप मैं उसको तो कम बल्कि आई एम करें। सॉरी आज इस उस पे पहुंचा हूं कि बड़ी तहकीक करने के बाद ये जितनी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं जो हम कंज्यूम कर रहे हैं, ये हमारे लिए अब प्रोडक्टिव इतनी नहीं है, ये काउंटर प्रोडक्टिव हो गया इनको इस्तेमाल करना। बिल्कुल। और इतनी ज़्यादा अब ये जो आपने, खैर अब बड़ा तफसील से इसके ऊपर आगे चल के कभी हाँ, प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे कि ये जो कोलेस्ट्रॉल के और ये जो ट्राइग्लिसराइड्स वगैरह के इशू हमारे पास आ रहे हैं, इसकी क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि वक्त अब जो है वो ख़त्म हो गया। हमने तो आज बेसिक एजुकेशन पे डॉक्टर साहिबा से बात की, लेकिन ये आपसे वादा है कि इंशाल्लाह इनको दोबारा से जहमत देते रहेंगे और बहुत जल्द इनको लेकर आएंगे। फिर ये जो ख़ास तौर पे बच्चों के हवाले से हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं ना, इसके ऊपर तफसील से गुफ्तगू करेंगे। आखिरी जुमला अजी साहब मैं आपसे लेना चाहूँगा, मैं एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में वही सवाल रखना चाहूँगा, जाते जाते एक जुमला ज़रूर हदिया कर दें इस हवाले से कि आने वाले वक्त में क्या देख रहे हैं, क्योंकि अभी तक ये बात हो रही है कि आया अब जो बल्दियाती इंतखाबात हैं इसका इनेकाद हो पाएगा नहीं हो पाएगा, आप अपनी क्या राय रखते हैं, फरमा दीजिए। आखिरी बात यह है कि कराची के आवाम के मुकद्दर उनके अपने हाथ में है भाई, वो जिसको चाहे, जिसने अच्छा काम किया है इस सूबे के लिए, शहर के लिए, उसी को सिलेक्ट कर रहे, अपने ज़मीर के मुताबिक वो वोट दे, अपने ज़मीर के मुताबिक इंसान को लाए, बंदे को लाए। देखिए मैंने पहले भी ये बात बोली कि इस गुनाह में मैंने हर एमपी के साथ उनका वोटर बराबर के शरीक होगा, ये आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, उनके वोटर बराबर का शरीक होगा। जो भी शख्स किसी बंदे को अगर लाया, उसने इस कौम को लूटा, इस कौम के ख़जाने को लूटा, इसके हुकूक को लूटा, तो उसमें वो वोटर बराबर के शरीक, बराबर का शरीक है, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा और इस बात से कतई इख्तिलाफ नहीं किया जा सकता। ये बात समझने की ज़रूरत है। बड़ी गहरी बात गुलबदर खान साहब ने आखिर में कही है कि वोट देते वक्त इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है, ख़ास तौर पे कि ये जो कुछ हो रहा है, ये जो आपके लीडरान जिनसे आप मोहब्बत करते हैं और इनके लिए जान देने के लिए हम वक्त तैयार रहते हैं और इनके लिए कोई बात सुनने के लिए आप तैयार नहीं हैं, इनके गुनाहों के जो कुछ अब अमाल इनके सामने आ रहे हैं, जो सोशल मीडिया पे जो चर्चा हो रहा है, मैं ज़ाहिर है इसके बारे में बात नहीं करना चाहूँगा, ये कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन जो कुछ भी हो रहा है, ऐसे लोगों को मुंतखब करना, ऐसे लोगों को लेकर आना इक़्तिदार तक, इस मनसब के ऊपर एक भारी जिम्मेदारी सौंपना, ये जितने गुनाह हैं, जितने काले करतूत हैं, सब के जिम्मेदार आप भी बराबर के हैं। बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कहा जा सकता। ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद जो दूसरा सेगमेंट आपकी सेहत के हवाले से जारी रहेगा, ब्रेक ले रहे हैं, वापस आएंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची।